चलिए तो चलिए अब थोड़ा शांति स्थापित कर लीजिए सभी लोग। चलिए तो हम लोग देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, है ना जी। क्रांतिकारी आंदोलन देख रहे थे और क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग देख रहे थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। लास्ट बात हम लोग का डिबेट में चला गया था, है ना। हु इज द रिस्पॉन्सिबल, है ना, कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन था, है ना। तो राइटर्स, है ना, सब अपना आए नया नया लग रहे हैं। अरे चलिए आए तुम चलिए तो हम लोग देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, है ना, सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो अभी हम लोग को इसके आगे इसमें देखना था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब जब कांड हुआ तो इसके साथ कुछ और भी काम जो है सो हो रहा था। कुछ और अन्य भी इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम थे, जो इंसिडेंट्स थे, वो घट रहे थे इंडिया में, है ना। तो उन सभी चीजों को भी देखना है कि वो क्या था और किस प्रकार से था, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के तहत ही, क्या है क्रांतिकारी आंदोलन के तहत ही लिखेंगे कि जतिन दास, लिखेंगे जतिन दास, लिखेंगे कि जतिन दास ने जेल के अंदर, जतिन दास ने जेल के अंदर खराब खाने का विरोध करते हुए, जतिन दास ने जेल के अंदर खराब खाने का विरोध करते हुए, जतिन दास ने जेल के अंदर खराब खाने का विरोध करते हुए भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, है ना। हंगर स्ट्राइक उन्होंने हड़ताल कर दिया था, हंगर स्ट्राइक। तो ये हंगर स्ट्राइक क्यों किया? क्योंकि खाना जो था वो अच्छा नहीं मिल रहा था ना, बैड फूड्स के वजह से, खराब खाने के वजह से उन्होंने क्या किया, जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दिया। और इसी भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 64 डेज, है ना, यानी कि 63 दिन तक कंप्लीट उपवास में रहे थे और 64वां दिन भूखे रहने के वजह से ही, फास्टिंग में रहने के वजह से ही क्या हो गया, उनका डेथ हो गया, है ना। तो ये पूछा जाता है कि जेल के अंदर खराब खाने का विरोध करते हुए किसका डेथ हो गया था? तो जतिन दास का, क्रांतिकारी थे और इनका जो डेथ हुआ था वो अपने हड़ताल के 64वें दिन हुआ था, है ना। 64 डेज जो है वो इस सिचुएशन में रहे थे, कुछ खाते ही नहीं थे, है ना। अंग्रेजों के माध्यम से जो भी खाना दिया जाता था उसको फेंक देते थे, उसको यूज नहीं करते थे। बावजूद इसके जो है वो खाली पानी पी करके, है ना, इतना दिन तक खींच दिए थे। और 64वां दिन जो है अंततोगत्वा उनका देहांत हो गया। तो जतिन दास भी जो थे वो क्या थे? क्रांतिकारी थे, है ना। तो जेल के अंदर जो इक्वलिटी नहीं था, भारतीय अपराधियों के साथ अलग तरह का व्यवहार और अंग्रेज अपराधियों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था, है ना। तो लगातार जो है वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब मतलब इन्होंने किया था और भूख हड़ताल किया और इसी हड़ताल के दौरान इनका डेथ हो गया, ठीक है। हाँ क्या 1931 में, ठीक है। तो 64 दिन का इनका भूख हड़ताल था और उस भूख हड़ताल के दौरान इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। नेक्स्ट
64वें दिन, किस दिन मृत्यु हुआ था? भूख हड़ताल के 64वें दिन, ठीक है। 64 डेज जो था हुआ कंप्लीट हुआ, मतलब 63 दिन कंप्लीट हो गया था और 64वें दिन डेथ हो गया, तो आपको 64वें दिन ही कहना है, ठीक है। 63 दिन कंप्लीट था लेकिन 64 डेज में उनका डेथ हुआ था, इसलिए वो 64 दिन ही काउंट होता है, ठीक है। क्या ये लाहौर के अंदर में, बिल्कुल लाहौर के अंदर में जेल में बंद थे और वहीं पर इनका डेथ हुआ था, ठीक है। 64वें दिन इनका डेथ हुआ था, ठीक है। 64 डेज जो हुआ, 64वें दिन का डेथ हुआ था, तो उसको भी उसके अंदर कंप्लीट काउंट किया जाता है, ठीक है, कि 64वें दिन मरे थे, है ना। तो भूख हड़ताल के दरमियान ही मरे थे ना, भूख हड़ताल के दरमियान ही मरे थे, तो वो 64वें दिन ही मरे थे। और कहीं पूछा जाता है कैसे दिन मरे थे? 64वें दिन। भूख हड़ताल कितना दिन का हुआ था? 64 दिन का, क्योंकि उसी दिन उनका डेथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 64 दिन ही आपको मानना है, क्योंकि 64वें दिन डेथ हुआ है ना। हाँ देखिए, भाई तो मृत्यु हो गया तो क्या पारण कर लिए थे? मृत्यु हो गया, पारण कर लिए थे का? 64वां दिन खाना खा लिए थे। उनका अगर पूछा जाएगा कितना दिन का हड़ताल था? 64 दिन, 64 डेज का हड़ताल था, ठीक है। ये अलग से कंसेप्ट घुसा करके व्याख्या करता है। वो एक दिन भी उसके बाद अन्न नहीं खाए थे, है ना। तो 64वें दिन उनकी डेथ हुई थी, तो उपवास के दौरान ही डेथ हुआ था। ऐसा नहीं था कि भोजन ग्रहण कर लिए थे, अन्न ग्रहण कर लिए थे तब उनका डेथ हुआ, ठीक है। हाँ ये, लेकिन आपको 12 फरवरी 1922 यही मैंडेटरी है और यही मान्य है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के साथ, हाँ लेकिन गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी का इस मामले में जो डेट है वो माना नहीं जाता है। सारा कंपटीशन में, सारा कॉम्पिटेटिव बुक में जो डेट्स है वो 12 फरवरी माना जाता है, ठीक है। सारे जगह पे 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारा चीज में जो मान्य है, जो कंपटीशन में माना जाता है, उसी को मानना है, ठीक है। प्रोसीड। नेक्स्ट लेंगे द फिलॉसफी ऑफ बम। लिखेंगे कि द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पत्र, है ना। हाँ बम, बम, ठीक है। हाँ बम, फटने वाला बम, ठीक ना। द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पत्र भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पत्र भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, है ना। तो द फिलॉसफी ऑफ बम लेटर रिटन बाई भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा इस लेटर को लिखा गया था, जिसमें पूरा बताया गया था कि बम कैसे बनता है ना। बम कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया था, ठीक है। बम कैसे बनता है, किस प्रकार से बम बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। इसका उद्देश्य यही था कि सभी क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को ये बता दिया जाए इसी बहाने कि बम कैसे बनता है ना। और जो जहां हो वहां पर अपना इक्विपमेंट का जुगाड़ करके अब बम बनाने का काम शुरू कर दे। तो इसीलिए तैयार किया गया था द फिलॉसफी ऑफ बम, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को 27 फरवरी 27 फरवरी 1931 ईस्वी को 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, हाँ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस के साथ लड़ाई में, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। लेकिन देखिए क्या हुआ, क्या था इनके साथ कि ये जब अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, है ना, तो इसकी सूचना जो है वो अंग्रेजों को दे दी गई। तो ये तो
हमेशा से ये कसम लिए हुए थे कि भाई हमको जीवित नहीं पकड़ सकता है अंग्रेज, है ना। अंग्रेज में इतना क्षमता नहीं है कि हमको जीवित कहीं से अरेस्ट कर ले, ये शुरू से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो अल्फ्रेड पार्क में आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, तब तक सूचना मिल गई नाट बाबर को, है ना, जो पुलिस अधिकारी था वहां का। नाट बाबर को सूचना मिली तो वो अपना दल बल के साथ पहुंचा और पूरा पार्क को घेर लिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी हमेशा तैयारी में रहते थे, है ना। ऑल द टाइम उनके पास रिवॉल्वर होता था, गोलियां होती थी और पर्याप्त मात्रा में गोली रखते थे, है ना, जिससे कि अगर कहीं बड़ा मुठभेड़ भी हो जाए तो उसको वो संभाल सके। और उस दिन वही हुआ, चारों तरफ से पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वो अकेले थे बेचारे, उधर से वो लगातार अपना जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन सामने से गोलियां इतनी जा रही थी कि वो तो उधर से चलाने वाला एक ही आदमी था। तो ऐसे में एक समय आया कि उनकी गोलियां खत्म होने लगी, है ना। उनका गोलियों का खत्म होने का अपना टाइमिंग था, लिमिटेशन था। जब गोली खत्म होने लगा तो अब चंद्रशेखर आजाद के सामने अपना वो वचन याद आया कि अगर मैं सारा का सारा गोली अंग्रेजों पर उतार दूंगा तो मैं तो अंततोगत्वा फाइनली जीवित बच जाऊंगा। तो मैं जो ये बचपन से ये जो अपना लिया हुआ हूं कि भाई अब हमको कोई पकड़ नहीं सकता है, तो ये तो मेरा वाणी खत्म हो जाएगा। तो सारी गोलियां चलाई, लेकिन जब अंतिम गोली बच गया तो उस गोली को तो पता था कि आज तो ये सब पकड़ लेगा, कि अब तो जेल मतलब पार्क के अंदर घिरे हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को ही मार लिया। अंतिम गोली उन्होंने पुलिसों पर नहीं चलाई और अपना वो अगर चाहते तो सरेंडर कर सकते थे, है ना, फिर जो होना होता सो होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब देखा कि अब एकमात्र एक गोली हमारे पास बची है तो उस एक गोली को अंग्रेजों की तरफ ना चला करके स्वयं को मार लिया और खुद को शहीद कर लिया। उन लोगों के गोली से चंद्रशेखर आजाद नहीं मरे थे, अपनी स्वयं की गोली से मरे थे और मार लिया, गिर गए। तब भी अंग्रेज सबको भरोसा नहीं हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद मर गए। इतना भय उत्पन्न किए हुए थे उस सबके मन में, उस सबके आत्मा में, उस सबको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बगल में जाए अमानो बम की सब फिर से फट जाए, है ना। फट जाएगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। मरे हुए बॉडी पर बहुत सारा गोली लोग चलाया, तमाम गोलियां फायर की गई कि भाई चेक कर लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी बचा है, हिला डुला करके चेक कर लिया जाए, है ना। पूरा जब चेक हो गया, सेटिस्फाइड हो गया लोग कि नहीं मर गए हैं, तब जाके हिम्मत हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को हिला करके उनको देखने का काम ये सब किया कि अच्छा मतलब अब कंप्लीट खत्म हो गया, तब जाकर के उनका बॉडी उठाया गया। ये उनका खौफ था। तो पुलिस मुठभेड़ हुआ था, इतना ट्रेंड थे, इतनी गोलियां उनके पास स्वयं थी कि वो लगातार इसका सामना कर रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा जब एक गोली बच गया, एक बुलेट बचा, तो उन्होंने तय किया कि एक बुलेट अंग्रेजों को न मार करके स्वयं को मार लिया जाए अपने वचन की रक्षा के लिए। अन्यथा अगर अपना जीवन केवल बचाना चाहते तो गिरफ्तारी दे देते, है ना, फिर बाद में जो होना होता सो होता। लेकिन उन्होंने स्वयं से ही अपना मृत्यु निश्चित कर लिया। इसी वजह से ये लोग जो थे वो महान थे, इसी वजह से इन लोगों को जो है सो महान माना जाता है कि कई लोग जो क्रांतिकारी थे, है ना। इसलिए बाकी देश जो है वर्ल्ड के कंट्री हैं, बम बारूद ये सब तो बना सकते हैं, है ना, लेकिन चलाने वाला जो फौलादी आदमी सब होता है ना, वो इंडिया में ही पैदा होता है ना। वो इंडिया में ही लोग होते हैं जो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा ले। कहा जाता है कि हाँ, भगत सिंह से पहले ही इनका डेथ हो गया था। भगत सिंह तो जेल में थे, इस वजह से भगत सिंह ये बचे, है ना। भगत सिंह को भी जब फांसी हो रही तो देखिए वो कितना महान आदमी थे। अंग्रेज सब पूछा कि अंतिम इच्छा बताओ कि अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो कोई इच्छा है ही नहीं, एक ही इच्छा थी देश को स्वतंत्र कराने की, अब लगता है कि वो पूरा होगा नहीं, है ना। मेरा जो है वो मृत्यु मुकर्रर कर दिया गया है, तो अब ये तो इच्छा हमारी पूरी होगी नहीं। तो हमारी एक इच्छा है कि मेरी माँ से मिलवा दिया जाए थोड़ा, हम बस माँ से मिलना चाहते हैं। तो माँ को बुलाया गया, उनकी माँ गई मिलने के लिए। माँ जब गई तो माँ से देखिए वो आदमी क्या कहता है। माँ से कहते हैं कि अगर जब मुझे फांसी हो जाएगा तो माँ आप रोइएगा मत, क्योंकि अगर आप रोओगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही थी, है ना। बस इतना बात कहा उन्होंने। उसके बाद अंग्रेजों से कहा कि हम लोग 3 गो दोस्त हैं, अंतिम बार तीनों आदमी गला मिलना चाहते हैं, तीनों आदमी को गला मिलने दीजिए, हम लोग मिल लेंगे, उसके बाद आपको जब फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मृत्यु का तो कोई भय ही नहीं था। मृत्यु का उस वैसे लोगों को कहते हैं मृत्युंजय, है ना, जो मृत्यु को जीत ले।
जिसको मृत्यु से किसी प्रकार का आए क्या नहीं, नास्तिक विचार के हों या आस्तिक विचार के हों, लेकिन जीवन का भय तो सबको रहता है ना। जीवन का भय, नास्तिक जो होगा उसका ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, है ना। आस्तिक जो होगा वो ईश्वर में विश्वास करेगा। लेकिन जीवन का भय, जीवन समाप्त हो जाने का भय तो सबको रहता है ना। इसको इस बेसिस पर नहीं कर सकते कि वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे तो उनको जीवन से या सबसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा, इसलिए वो पूरी तरह से निडर थे। देखिए, उनको जो उनकी क्रेडिबिलिटी है ना, भगत सिंह की या उस वैसे लोगों की, वो यही है कि वो लोग वास्तव में जो थे वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए आए थे, है ना। और इस प्रकार से काम वही लोग कर सकते थे, दूसरा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था। इसलिए साहित्य में एक बात कहा गया विश्व के देशों के लिए कि जानिए जन्मभूमि के लिए है ये जज्बा कहां से लाओगे। जानिए जन्मभूमि के लिए है ये जज्बा कहां से लाओगे। सागर तो सारे मिल जाएंगे पर गंगा जल कहां से लाओगे। गंगा जल और क्रांतिकारी, ये सब और सब केवल इंडिया में मिलते हैं, है ना। ये सब जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इंडिया में मिलते हैं। और ये इंडिया की गौरवमयी सनातन संस्कृति है जो इस तरह के लोगों को समय समय पर पैदा करते रहती है। समय समय पर इस तरह के लोग आते रहते हैं। और जब भी समाज भटकाव के दौर से गुजरता है या जब भी समाज किसी कष्ट से गुजरता है तो उन सभी चीजों के निदान लेकर के ये लोग आते हैं, निदान करके फिर चले जाते हैं, उसका सुख भी नहीं प्राप्त करते। कहां इनको सुख प्राप्त हुआ स्वतंत्र भारत का? स्वतंत्र भारत का सुख एक भी क्रांतिकारी को प्राप्त नहीं हुआ, है ना। जितने लोगों को प्राप्त हुआ वो सब तो लिबरल लोग थे, है ना। लिबरल लोगों को प्राप्त हुआ। क्रांतिकारियों को तो फांसी होगी, बेचारे चले गए प्रेशर क्रिएट करके, उनको किसी प्रकार से कोई ये नहीं हुआ। प्रोसीड। नेक्स्ट लिखेंगे नोट करके कि बंगाल के चटगांव, नेक्स्ट लिखेंगे बंगाल के चटगांव, बंगाल के चटगांव के क्रांतिकारी, बंगाल के चटगांव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व, बंगाल के चटगांव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। बंगाल के चटगांव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। देखिए, ये भी बीपीएससी का ये पूछा हुआ प्रश्न है, अभी रिसेंटली ही पूछा था बीपीएससी ने, है ना। हाँ, ये पूछा हुआ था सूर्यसेन कि इनको किस नाम से जाना जाता था? मास्टर दा, है ना। सूर्यसेन ने किया था और इन्हीं को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा 1934 ईस्वी में ठीक है, इन्हें 1934 ईस्वी में अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दिया। इन्हें 1934 ईस्वी में अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दिया। अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दिया। फिर एक नोट करके लिखेंगे कि क्रांतिकारी थे इसी वजह से भाई, अस्तर पर हमला कर दिए थे, सब उड़ा दिए थे, बर्बाद कर दिए थे अंग्रेज सबका। ठीक है, चटगांव कांड उसी को कहते हैं, है ना। चटगांव कांड हुआ था और उसी चटगांव कांड के बाद इनको फांसी हुई थी। नेक्स्ट लेंगे कि बंगाल की क्रांतिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बंगाल के क्रांतिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जैसे
प्रीतिलता वाडेकर, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त, कल्पना दत्त, शांति घोष, शांति घोष, शांति घोष इत्यादि। सुनीति चौधरी क्या, हाँ, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त, शांति घोष, प्रीतिलता वाडेकर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बंगाल की क्रांतिकारी महिलाएं थी, है ना। तो ये बंगाल के क्षेत्र में एक ये ब्यूटी दिखता है कि बाकी जगह पर तो केवल पुरुष क्रांतिकारी दिखते हैं, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिला क्रांतिकारियों को भी देखा गया, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा नृशंसता पूर्वक दबाया जा रहा था, लगातार क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, जब भी कोई पकड़ा गया तो उसके साथ जो है वो उस तरीके से उसको पकड़ करके फांसी दिया जाता था, कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर दा, ये सारे लोग का जब बलिदान हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इस प्रकार का मतलब एक्सट्रीम जो रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम पड़ने लगा। और यही गांधी यही कहते थे, गांधी का यही मानना था कि एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसके साथ सब लोग नहीं बढ़ सकता है। तो अंग्रेजों पर अगर लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट करना है तो हम क्रांतिकारी विचारधारा से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें शांति वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना एक लिमिटेशन है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, ऐसे लोग तो गिने चुने लोग होते थे ना जी पूरे देश में, तो ऐसे लोगों को तो फांसी दे देता था अंग्रेज। तो एक आदमी को फांसी होता था ना तो कम से कम 1000 आदमी डर जाता था कि भाई तो फांसी हो गया। अब ये उन लोगों को भले दिक्कत नहीं होता था, लेकिन बाकी को तो दिक्कत होता था। तो इसी वजह से गांधी कहते थे कि भाई ये वाला जो रास्ता है वो पब्लिक मूवमेंट तैयार नहीं कर पाएगा। पब्लिक मूवमेंट तैयार करने का रास्ता है शांति वाला रास्ता, जिसमें लोगों को यह पता रहे कि अगर हम पकड़ा भी जाएंगे तो अंग्रेज हमको फांसी नहीं देगा। और गांधीवादी आंदोलन में किसी को फांसी नहीं होती थी, है ना। अधिक से अधिक होता था तो कुछ दिन का जेल होता था, उसके बाद लोग छूट जाते थे। तो इस प्रकार का सुविधा वहां पर मिला हुआ था। तो इस तरीके की चीजें को जो है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें जो है सो वहां पर स्थापित की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का जो पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो 1935 के बाद से जो ये क्रांतिकारी मूवमेंट था वो शिथिल पड़ गया, कमजोर पड़ गया, है ना। जितने बड़े क्रांतिकारी थे किसी को मार दिया गया, किसी को फांसी हो गई। तो अब इस आइडियोलॉजी को लेकर के बढ़ने वाले लोग जो है सो शिथिल पड़ गए और कुछ को तो जेल में ही बंद कर दिया गया। तो अब ऐसे में एक ही रास्ता बचा और वो रास्ता था गांधीवादी रास्ता, कि गांधी की तरफ से जो शांतिपूर्ण आंदोलन समय समय पर होते रहता था उसी आंदोलन के साथ आगे बढ़ा जाए। और इसके बाद आप देखते हैं कि 1934-35 के बाद से कोई बड़ा वैसा क्रांतिकारी घटनाक्रम नहीं घटता है ना। कोई वैसा बड़ा नहीं होता। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आगे हम देखेंगे आजाद हिंद फौज का गठन होता है। आजाद हिंद फौज अपना काम करता है, वो भी भारत के बाहर काम करता है। भारत के बाहर आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ता है। तो उनके क्रांतिकारियों को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पकड़ करके लाया गया था इंडिया में और ला करके उनको लाल किला में कैद किया गया था। इसी वजह से उसको कहते हैं लाल किला का मुकदमा, है ना। और उनको ये सब अंग्रेज सब तैयारी कर रहा था कि उन लोगों को फांसी देना है। लेकिन उस समय देश में ऐसा मूवमेंट हुआ कि सारे लोग जो है वो उनके बचाव के लिए खड़ा हो गया। और जब पूरा पब्लिक मूवमेंट हो गया, पब्लिक पूरा का पूरा जो है सड़कों पर उतर गई कि भाई आजाद हिंद फौज के सैनिकों को फांसी नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर दबाव में आकर के अंग्रेजी हुकूमत को आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा। यही बात हो रही थी
कि जिस प्रकार से 1946 में ऐसा हुआ, जब पूरा मूवमेंट हुआ और लोग एक्वायर होकर के खड़े हो गए कि नहीं, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को हम फांसी नहीं पड़ने देंगे, अगर उसी प्रकार से, और कांग्रेस ने स्टैंड लिया, कांग्रेस के सारे वकील जाकर के कोर्ट में खड़े हो गए थे बचाने के लिए आजाद हिंद के फौज के सैनिकों के लिए, है ना। स्वयं पंडित नेहरू भी खड़े थे। यह सवाल भी बीपीएससी ने पूछा है ना, कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए कौन वकालत कर रहा था कोर्ट में। तो आजाद हिंद फौज के लोग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, कोई आत्मसमर्पण नहीं किया था। बाहर से उनको 1945 में खत्म हुआ, उसके बाद ये सब लोग पकड़ लिए गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सब हो रहा था। और सबको पकड़ के ला करके लाल किला के अंदर उसको बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चल रहा था। अंग्रेजों की प्लानिंग यही थी कि उनको फांसी देना है। और इस केस की का जब बहस हो रहा था तो उसमें कांग्रेस में तो सारे लोग वकील ही बड़े हुए थे, सारे वकील जाके खड़ा हो गए थे कोर्ट के अंदर में, और सबने आजाद हिंद के सिपाहियों को बचाने के लिए प्रयास किया। और जब वो खड़े हुए तो पूरा भारत का लोग खड़ा हो गया, जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। अंतिम में अंग्रेज को लग गया कि जाते जाते कुछ ऐसा करके ना जाए कि भारत में मतलब बेइज्जती से विदाई हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अंततोगत्वा सब लोगों को रिहा कर दिया गया। सारे लोग जो थे आजाद हिंद फौज के, उनको रिहा कर दिया गया। तो यही बात है कि अगर जिस प्रकार से वहां पर कांग्रेस ने सक्रियता दिखलाया था, वही सक्रियता 1931 में दिखलाया होता भगत सिंह के लिए, सारे लोग जाकर के कोर्ट में खड़े हो जाते, सारे लोग वकील भरे पड़े थे कांग्रेस के अंदर में कि भाई किस बेसिस पर उनको कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संभव था कि रियायत ले लेते या बचा लेते, है ना, ऐसा कुछ हो सकता था, बट लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, तो इसके बाद जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन जो है सो धीमा पड़ गया, है ना। उसके बाद कोई क्रांतिकारी मूवमेंट हुआ नहीं। 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कुछ एक्टिविटी किया था, उस एक्टिविटी को सेपरेट देखेंगे अलग से कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था और कैसे किया था। लेकिन यही सारी चीजें जब हो रही थी तो इसी बीच जो है वो इंडिया आया था साइमन कमीशन, है ना। बहुत बार साइमन कमीशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है ना। लेकिन अब लिखेंगे थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में कि एक्चुअल में क्या था और किस प्रकार से था और क्या ऑब्जेक्टिविटी इसकी जो थी वो इंडिया में थी। साइमन कमीशन और बटलर कमीशन हेडिंग बनाएंगे, हाँ हेडिंग बनाएंगे, साइमन कमीशन और बटलर कमीशन। साइमन आयोग और बटलर आयोग, हाँ दोनों का एक साथ हेडिंग बनाएंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट देखेंगे। साइमन कमीशन अलग है, बटलर अलग है। तो इसमें साइमन कमीशन और बटलर कमीशन हेडिंग बनाएंगे। इसमें पहले देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ठीक है, चलिए लिखेंगे कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। आठ नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और यह जो साइमन आयोग था यह क्या था? श्वेत आयोग था। देख लेंगे, इसे श्वेत आयोग कहा जाता है, व्हाइट्समैन कमीशन, व्हाइट्समैन कमीशन। ठीक है, श्वेत आयोग, इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है, व्हाइट्समैन कमीशन। इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसी कारण सार्वजनिक रूप से
इसका विरोध हुआ। सार्वजनिक रूप से मतलब कि सभी जगह, सार्वजनिक रूप से इसका विरोध हुआ। ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख समिति, सभी ने इसका विरोध किया। सभी ने इसका विरोध किया, मतलब कि उस समय जितने भी भारत में पार्टियां थी, सभी ने क्या किया? इसका विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि काला झंडा दिखाकर ब्लैक फ्लैग, काला झंडा दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। काला झंडा दिखाकर साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक है, तो 8 नवंबर 1927 को यह ब्रिटेन में बना था, है ना, और ये 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया था, और 3 फरवरी 1928 को ये बंबई में उतरा था। 3 फरवरी 1928 को बंबई में उतरा था। तो इसके विरोध का रीजन तो आपको पॉलिटी पढ़ाए थे या तो बता ही थे कि इसका विरोध का रीजन क्या था, है ना, क्योंकि इसमें चूंकि कोई भी इंडियन नहीं था, है ना, इस पूरे साइमन कमीशन में, है ना, किसी भी इंडियंस को नहीं रखा गया था, जबकि इनका काम था भारत के बारे में सुझाव देना। इनका काम था कि यह बताना है कि भारत कितना बेहतर स्थिति में है कि भारत को सरकार जो है सो हस्तांतरित कर दिया जाए, है ना, पावर ट्रांसफर कितना हद तक किया जा सकता है, इसके संबंध में यह आया था। मतलब भारत में आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार किस हद तक हो सकता है, इसके बारे में सिफारिश करने के लिए साइमन इंडिया आया था। ठीक है, और यहां पर हुआ क्या कि जब साइमन यहां आया तो इंडियंस को पता चला कि इसमें तो कोई है ही नहीं भारत का, है ना, तो सबने इसका विरोध करना शुरू किया। और अब जानते हैं कि इसी विरोध के क्रम में, है ना, इसी विरोध के क्रम में जब यह विरोध हो रहा था, तो इसी विरोध के क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना, लाहौर में लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था। लिख लेंगे कि साइमन के विरोध के कारण ही, साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ओके, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु के समय उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लगा हर एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा, जो कि हुआ भी, है ना, जो कि हुआ भी कि उनका सैंडर्स का जो है सो हत्या हुआ, है ना, सैंडर्स को मारा गया। लेकिन पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का जब लगातार विरोध हो रहा था, तो इसी विरोध के क्रम में साइमन ने हमें एक चैलेंज दे दिया। साइमन ने चैलेंज दिया कि यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कोई अच्छा कानून नहीं बना सकते हैं, हम कोई अच्छा व्यवस्था आपको नहीं दे सकते हैं,
तो आप ही कोई ऐसा अच्छा व्यवस्था दे दीजिए हमको जिससे सारा भारत का लोग खुश हो जाए, है ना। तो जब ये ऑफर दिया साइमन, तो उसके बाद हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। आगे विस्तार से बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट पर कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, नहीं था, और किस किस प्रकार की बातें थी, कौन कौन उसमें मेंबर था। उससे पहले कि उसमें जाए, साइमन के बारे में एक दो बात और लिख ले कि इसने सिफारिशें क्या दी थी, इसने रिकमेंडेशंस क्या किया था, 7। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि साइमन कमीशन ने विरोध के बावजूद, साइमन कमीशन ने विरोध के बावजूद अपना रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। अपना रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। ठीक है, जिसकी मुख्य बातें निम्न थी। इसका इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए कि मुख्य बातें, 3 प्रमुख बातें थी इसमें, जिसको देख लेना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसका क्या था, बोला लिखिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को, लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी जो था, लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था को हटा करके उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू किया जाए। 1919 का जो एक्ट आया था ना, उस 1919 के एक्ट में द्वैध शासन लाया गया था जी। ठीक है, तो 1919 के एक्ट में जो द्वैध शासन था उसमें क्या था, तो उसमें 2 विषय था, है ना। 1919 के द्वैध शासन में 2 विषय था, उसी को द्वैध शासन, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। ठीक है, यानी कि ट्रांसफरेबल, है ना। तो 2 विषय था। तो इसमें क्या था कि अंग्रेज सब जो था वो आरक्षित विषय अपने पास रख लिया था। रिजर्व विषय सब जो था, जैसे कि रुपया पैसा से जो मामला था, रेवेन्यू का मामला, राजस्व का मामला, जिसमें पैसा आता था, वो सब मामला ये सब अपने पास रख लिया, है ना, आरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया। जितना जो रिस्पॉन्सिबल चीज था वो हस्तांतरित करके भारत के लोगों को दे दिया। अब मतलब रिसोर्स किसी और के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास, है ना। रिसोर्स किसी और को दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दिया। तो बताइए कि जिसके पास रिसोर्स नहीं होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्ले करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रकार से एक थियरी था जिससे कि भारतीयों के नजर में भारतीयों को क्या कर दिया जाए, बुरा बना दिया जाए। क्योंकि आम आदमी को तो इतना पता रहता नहीं था, है ना। तो आम आदमी को तो रहता था कि इसके पास तो आ गया विषय, तो इसको तो काम करना चाहिए। लेकिन ये काम करे तो कैसे करे, क्योंकि पैसा तो इसके पास है ना। अब मान लीजिए कि सड़क बनाने का प्रोजेक्ट पास हो गया कि सड़क बनवाना है, आज सड़क बनवाने के लिए पैसे नहीं आए, तो कहां से बनेगा। तो कहने का मतलब था कि जितना रुपया पैसा के कंट्रोल का मामला था वो अंग्रेज सब अपना पास रख लिया था, और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला था वो सब भारतीयों के पास दे दिया था। हाँ, तो इस वजह से ये ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो साइमन ने सिफारिश किया कि जो द्वैध शासन जो लागू हुआ है, और ये द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, है ना। तो इसने कहा कि भाई इसको खत्म कर दीजिए, है ना, इसके जगह पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लाइए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाइए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जवाब लिया जाए, है ना, कि भाई क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए इसने कहा कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो है सो वो स्थापना होनी चाहिए। ये इसका पहला सिफारिश था।
दूसरा सिफारिश लिखेंगे कि दूसरा इसने क्या कहा, तो भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। दूसरा बात इसने कहा कि भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, है ना। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है। ये डिमांड किया। नेक्स्ट लेंगे तीसरा बात। तीसरा लिखा कि भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जिसे स्वयं भारतीय विकसित करे। भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जिसे स्वयं भारतीय विकसित करे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मुख्यतः 3 सिफारिशें थी इसकी, और इसी के सिफारिश पर इसने जो कुछ भी सिफारिश किया, जो कुछ रिकमेंडेशन किया, इसी के सिफारिश पर क्या हुआ, तो इसी के सिफारिश पर एक बड़े स्तर पर क्या किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन किया गया, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था जो था, जो डायरकी रूल सिस्टम था, उसको क्या कर दिया गया, तो उसको प्रांतों से हटा करके सेंटर को जो है सो डाइवर्ट कर दिया गया, और एक प्रकार से फेडरल स्टेट एस्टेब्लिश करने का प्रयास 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, ठीक है। तो ये सब जब हो रहा था, तो उसी समय एक और कमीशन बना, उसका नाम था बटलर कमीशन, है ना। जो ऊपर आप हेडिंग बनाए थे, साइमन कमीशन और बटलर कमीशन, ठीक है। तो लिखेंगे बटलर कमीशन 1927। साइमन कमीशन के साथ ही उसको बनाया गया था। बटलर आयोग या बटलर समिति, तो साइमन कमीशन के साथ ही बनाया गया था जी। तो मतलब ये भी बना था कब, नवंबर 1927 को, ठीक है, बटलर आयोग। लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के साथ ही, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के साथ ही क्या हो रहा है जी, किसका फोन रिंग बजा रहा है, मैसेज आ रहा है। अच्छा, हम बोले हैं रिंग बने तो इसलिए वाइब्रेट रखा गया है। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, क्या जी, क्या बोल रहा है, मेरा भी बात ना कटे और उधर का भी राजा मध्यम मार्गी, ठीक है ना। चलिए ठीक, आइए। हाँ, बटलर कमीशन जो है, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के साथ ही बटलर आयोग का गठन किया था, हरकोट बटलर की अध्यक्षता में। इसका पूरा नाम था हरकोट बटलर। हरकोट बटलर, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हरकोट बटलर, है ना। तो हरकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें और 2 अन्य सदस्य थे, एक तो ये था और 2 और सदस्य थे। लेकिन इसमें और 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने बटलर आयोग का गठन किया था हरकोट बटलर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो एक हो गया इसमें हरकोट बटलर, इसके अलावा 2 और अन्य सदस्य थे इसमें, है ना। W.S. होल्ड्सवर्थ,
एस होल्ड्सवर्थ, WS होल्ड्सवर्थ, और एक और था SC पिल, SC पिल, ठीक है। तो इसमें 3 लोग थे मुख्य तौर पर, एक तो हरकोट बटलर जो कि अध्यक्ष था, क्लियर है, और एक WS होल्ड्सवर्थ, है ना, और तीसरा था SC पिल, ठीक है। तो हरकोट बटलर, WS होल्ड्सवर्थ और SC पिल, है ना, ये 3 लोग जो थे वो इसके अंदर में थे। अब मुद्दा यह है कि इस बटलर आयोग का गठन किया क्यों गया था, तो उद्देश्य लिखेंगे ऑब्जेक्टिव की बटलर आयोग को गठित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। यह बहुत बार पूछा गया है कि बटलर आयोग का गठन क्यों किया गया था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, उद्देश्य क्या था तो लिखेंगे ब्रिटिश शक्ति और भारतीय राज्यों के बीच, ब्रिटिश शक्ति और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों के जांच के लिए, ब्रिटिश शक्ति और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों के जांच के लिए, ठीक है, हां, भारतीय राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बना था कि जो ब्रिटेन था और उस समय जो भारतीय राज्य थे, है ना, खास करके राजवाड़े, है ना, तो उनके बीच जो संबंध खराब हो रहे थे, तो उन संबंधों को जांच के लिए बना था बटलर आयोग, ठीक है। बटलर आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश शक्ति और भारतीय राज्यों के बीच जो संदेहपूर्ण स्थिति बन रही थी, उन सभी स्थितियों का समाधान करके दोनों के बीच के शक और समस्याओं का समाधान करके चीजों को ठीक किया जाए, है ना। इतिहास में आप देखते हैं, इतिहास के अंतर्गत या एक सब्जेक्ट होता है, आप लोगों तो नहीं पढ़ना लेकिन उसमें आता है, जैसे IR, इंटरनेशनल रिलेशन ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो इसमें क्या होता है, या ये सब उसमें क्या था, वही इंटरनेशनल रिलेशन ही था, क्योंकि ब्रिटेन तो बाहर बैठा हुआ था ना, शासन इंडिया में कर रहा था, तो यहाँ के राजाओं के साथ संबंध बनाने थे। अभी क्या है, भारत सभी देशों के साथ संबंध बनाता है ना जी, प्रधानमंत्री कभी विदेश यात्रा पे होते हैं, कभी राष्ट्रपति विदेश यात्रा पे होती हैं, कभी मंत्री लोग विदेश यात्रा पर होते हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर के अलग अलग देश में जाते हैं, क्यों, उसी को कहते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन, कि आपको बाकी देशों के साथ अपने संबंध को ठीक रखना है ना। अन्यथा अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप अलग थलग पढ़ सकते हैं, है ना। इसके लिए ये सब चीज जो है सो वो करना जरूरी होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो यहां पे आप देखते हैं कि कुछ हो या ना हो, एक काम जरूर किया जाता है, वो क्या होता है, डायलॉग का काम ना। डायलॉग जो है वो होते रहता है। तो डायलॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत, है ना, कम्युनिकेशन। कि अगर मान लीजिए कि संबंध अगर कहीं पर खराब होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है लेक ऑफ डायलॉग, है ना। अगर आप मान लीजिए कि आप अचानक से डायलॉग्स बंद कर दिए, तो डायलॉग्स बंद करने से क्या होता है, तब शक और संदेह जन्म लेता है ना, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, कि भाई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कारण बन रहा है। आप देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सब के पीछे क्या था, सब के पीछे जो मुख्य चीज था वो था शक। आई सब शक का पृष्ठभूमि तैयार कौन किया, बिस्मार्क, जिसके वजह से एकीकरण हुआ था जर्मनी का, है ना। वो कुछ करता नहीं था, बस किसी को बुलाता था और उसके साथ अकेले को कमरा में मीटिंग कर लेता था। अब मीटिंग क्या किया, इसको सार्वजनिक नहीं करता था, है ना। अब इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में शक संदेह बढ़ गया कि भाई बतिया कर रहा है,
कि ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई कंस्पिरेसी चल रही है। शुरू किया बिस्मार्क ने, उसके बाद सब धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, सब एक दूसरे से अकेले में बात करना शुरू कर दिया। क्यों? कि ये हम अपना अपना बात एक सेटिंग कर लेते हैं कि अगर हमको कोई दिक्कत होगा तो तुम सपोर्ट करना, तो हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे स्थिति में 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक था यूरोप का, उस शक और संदेह से भर गया। नहीं तो कोई घटना थोड़ी ना घटा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कोई कारण नहीं था, छोटा सा घटना घटा था, है ना। ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया में घूमने गया था। ऑस्ट्रिया सर्बिया का अपना प्रॉब्लम था, वो लोग का अपना संबंध खराब चल रहा था। सर्बिया ने बोला था कि अभी किसी को मत भेजिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड जो है, वो सर्बिया में एक जगह था सेराजो घूमने के लिए चल गया, और सेराजो में सब पकड़ के उसको मार दिया। वो उसी को कहते हैं सेराजो हत्याकांड। और सेराजो हत्याकांड हो गया, और सेराजो हत्याकांड हो गया तो अब सब लगा कहने कि सर्बिया ही जानबूझ के करवाया है। सर्बिया बेचारा छोटा सा देश, ऑस्ट्रिया भी छोटा सा देश, दोनों में से कोई ताकतवर नहीं था। लेकिन इन दोनों छोटा छोटा देश को समर्थन किसका मिल गया? दो बड़का बड़का देश का। कहते हैं कि जाति और धर्म का लड़ाई केवल इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। सर्बिया में स्लाव जाति का लोग ज्यादा रहता था, है ना, और वही जाति का लोग जो है वो रसिया में भी ज्यादा रहता था, अभी भी है। तो रसिया में एक नारा लगा, सर्व स्लाववाद का नारा, कि जितना स्लाव जाति है सबको हमको बचाना है। बस रसिया जो कह दिया सर्बिया को कि तुमको डरने का जरूरत नहीं है, अगर तुमसे कोई अलबल करता है कुछ हो तो सीधे आके हमको बोलो, है ना। अब तो सर्बिया का मन गया बढ़ कि अब तो हमारा साथ रसिया आ गया, सोवियत संघ था वो आ गया। जब रसिया गया तो इधर ऑस्ट्रिया इहो कमजोर नहीं था, इसके पक्ष में जर्मनी था। जर्मनी बोला कि तुम्हारा राजकुमार को मारा है, 3 दिन का अल्टीमेटम दो कि जो जो मारा है उसको पकड़ करके हमको दो, नहीं तो हम तुम पर हमला करेंगे। बस कभी मन गया बढ़ कि हमको तो भाई अब जर्मनी का समर्थन मिल गया। जबकि किसी भी देश का अपना लॉ कहता है कि अगर मेरे यहां कोई अपराध हुआ है तो हम उसको पकड़ेंगे और पकड़ के हम ही उसको सजा देंगे, पकड़कर उसको बाहर नहीं भेज दिया जाता है। सर्बिया ने भी कहा कि भाई हत्या हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो मारा है उसको पकड़ करके हम ही लोग दंड देंगे। लेकिन इधर ऑस्ट्रिया प्रेशर करने लगा कि नहीं, पकड़ के हमको दो। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन में वो नहीं पकड़ा, वही लोग हमला कर दिया। अभी लोग जैसे उधर हमला किया ऑस्ट्रिया पर, तब तक उधर से आ गया रसिया, आ गया सर्बिया के पक्ष में, क्योंकि वहां के जो स्लाव जाति के लोग तो लगे कहने कि भाई हमारा भाई सब मर रहा है ना। वो रसिया आ गया उधर से। अब दो बड़ा शक्ति दो को छोटा शक्ति के कंधा पर बैठ गया। अब ऐसे क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पृष्ठभूमि से ही तैयार हुआ। अब जिसका जहां से इंटरेस्ट सध रहा था वो आकर के अपना अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया, है ना, जबकि मामला एकदम छोटा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत यही था कि जब शक और संदेह मन में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में युद्ध स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए कहीं भी शक और संदेह हो तो पहले क्या करना चाहिए? डायलॉग करना चाहिए, और डायलॉग करके मामला को सुलझा लेना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, है ना। ये कहते इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। यहां हर चीज है। आखिर आप सोचिए कि क्यों, क्या कारण है कि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में इन सभी सब्जेक्ट को इतना डेप्थ में पढ़ाया जाता है? क्योंकि अल्टीमेट जाकर के आपको अगर प्रशासक बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम का समाधान युद्ध नहीं होता है। झगड़ा करके आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, युद्ध होने के बाद भी समझौता हुआ है। तो जब युद्ध के बाद समझौता होना ही था तो पहले काहे नहीं हुआ भाई? इतना बड़ा जान माल का क्षति। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जब दोनों ही तरफ बल उमाड़ मार रहा हो, अंदर से एकदम मन कर रहा हो कि आज तो उपाय कर देबो, है ना, तो ये वाला महत्वाकांक्षा अगर मन में होगा ना तो कोई समझौता के लिए तैयार नहीं होगा। समझौता दो बराबर लोग कभी करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं हम तो बड़े हैं तो हमारे पास ज्यादा पावर है, तो वो चाहते हैं कि हम चढ़ के रहेंगे, और दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए युद्ध इसलिए जरूरी होता है कि युद्ध हो जाए, युद्ध में मालूम चल जाए कि सही में ज्यादा शक्तिशाली कौन है ना। जब मालूम चल जाता है, एक दूसरे को दूसरा का औकात पता चल जाता है कि तो हमसे ज्यादा बलशाली है, उसके बाद लोग टेबल पर बैठते हैं और टेबल पर बैठ के समझौता होता है। जो जीता हुआ रहता है वो अपना ज्यादा बात बनवा लेता है, और जो हारा होता है उसको मानना पड़ता है ना। इसी वजह से भी लड़ाई से पहले कोई समझौता नहीं होता है। समझौता पहले लड़ाई होता है, उसके बाद समझौता होता है, क्योंकि दोनों के मन में अब पता चल गया कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है ना। लेकिन फिर भी
युद्ध को टालने का एकमात्र रास्ता होता है डायलॉग्स, है ना, कि बातचीत करके ही टाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि कहीं भी कोई युद्ध होता है, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो भारत का क्या स्टैंड है? भारत का ये स्टैंड है कि रूस यूक्रेन को एक टेबल पे बैठ करके डायलॉग्स करने चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन अब जो है बातचीत के मामले में व्लादिमीर पुतिन नहीं है ना, अब उनको है कि पूरा यूक्रेन को खत्म करना है और एक बार फिर से जो उनका सोवियत संघ का सपना था, उस सोवियत संघ के सपना को साकार करना है। अब इसी महत्वाकांक्षा के साथ वो लड़ाई चल रही है, इसीलिए वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, तो यहां पर ये ब्रिटेन और भारतीय राजाओं के बीच में जो शक संदेह पैदा हो रहा था, उसी को सॉल्व करने के लिए बटलर आयोग का गठन किया गया कि देखा जाए और इनके साथ जो भी संबंध है उन संबंधों को क्या किया जाए, ठीक कर लिया जाए और सही कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बटलर आयोग लाया गया था। और इसी बीच जो इंडिया में काम चल रहा था साइमन कमीशन के बाद, वो चल रहा था नेहरू रिपोर्ट पर, है ना। तो अब अगला हेडिंग बनाएंगे नेहरू रिपोर्ट कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या हो रहा था, उसके साथ क्या चीजें चल रही थी। नेहरू रिपोर्ट 1928, हाँ, नेहरू रिपोर्ट। हाँ, 1928 लिखेंगे कि साइमन कमीशन के विरोध साइमन कमीशन के विरोध और बहिष्कार के बाद साइमन कमीशन के विरोध और बहिष्कार के बाद साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारतीय राजनीतिक पार्टियों को आपसी सहमति से एक संविधान बनाने की चुनौती आपसी सहमति से एक संविधान बनाने की चुनौती 1928 भारतीयों को दी गई, या चुनौती दी गई और भारतीय चुनौती दी गई। पहले का लाइन देखिएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, है ना, पहले वाला पूरा पढ़िए। ठीक है, हाँ, चुनौती दी गई। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट कि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब कि सभी दलों का, है ना, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, यानी कि इस समय जितने दल थे सभी लोगों का मीटिंग बुलाया गया। ठीक है, और 19 मई 1928 ईस्वी को 19 मई 1928 ईस्वी को पुनः सम्मेलन हुआ। 19 मई 1928 ईस्वी को पुनः सम्मेलन हुआ, यानी कि एक बार फिर से बैठक हुई, हाँ, दिल्ली में ही। ठीक है, पुनः सम्मेलन हुआ। ठीक है, पुनः सम्मेलन हुआ
और इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। ठीक है, 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। तो एक तो यहां पर समझ देख रहे हैं कि भाई अध्यक्ष जो है वो मोतीलाल नेहरू हैं, है ना। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी, यानी कि मोतीलाल नेहरू को लेकर के 8 लोग थे, है ना। मोतीलाल नेहरू को लेकर के इसमें 8 लोग थे। तो उनका नाम लिख लीजिएगा थोड़ा, कौन कौन से लोग थे इसमें। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, ये पता ही है। नेक्स्ट लिखेंगे कि अली इमाम, अली इमाम पहला नाम लिखेंगे, अली इमाम। दूसरा तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम। तेज बहादुर सप्रू। तीसरा मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह। ठीक है। शोएब कुरैशी, MS अड़े, शोएब कुरैशी, MS अड़े, MS अड़े, अणे भाई, ठीक है, MS अणे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। GR प्रधान, सुभाष चंद्र बोस और GR प्रधान। ठीक है। तो अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, MS अणे, सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान। तो ये 7 लोग थे, हो गए। ठीक है। और एक मोतीलाल नेहरू, है ना, जो कि अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों को मिला करके ये बना था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मतलब कि नेहरू का समूह बना था और इन लोगों ने ही मिल करके तैयार किया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। तो ये सारे लोग इसके अंदर में शामिल थे। नेक्स्ट लेंगे कि इस, अगला पॉइंट लेंगे कि सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को, इस सर्वदलीय सम्मेलन की समिति के रिपोर्ट को, इस सर्वदलीय सम्मेलन के समिति की रिपोर्ट को, सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को, समिति के रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कि इन सभी लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार किया, इसी को क्या कहते हैं अंतिम तौर पर, नेहरू रिपोर्ट। फिर नोट करके लिखेंगे, नोट करके कि नेहरू रिपोर्ट को
अंतिम तौर पर नेहरू रिपोर्ट को अंतिम तौर पर नेहरू रिपोर्ट को अंतिम तौर पर अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अंतिम तौर पर अगस्त 1928 में लखनऊ में स्वीकार किया गया। लखनऊ में स्वीकार किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। अब देखिए कि यहां पर जो है अगस्त 1928 में लखनऊ में मीटिंग बुलाया गया था, फिर से सर्वदलीय सम्मेलन का। ठीक है, और उसमें इस रिपोर्ट को रखा गया, नेहरू रिपोर्ट को, है ना, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। तो वहां पर सभी दलों ने इसको क्या किया था, अपना स्वीकार किया था, जिसमें लिख लेंगे कि इसमें किसमें, नेहरू रिपोर्ट में, इसमें डोमिनियन स्टेट को हाँ अलग से लेंगे, इसमें डोमिनियन स्टेट्स को पहला तथा पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य माना गया। डोमिनियन स्टेट को पहला तथा पूर्ण स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य माना गया। ठीक है, डोमिनियन स्टेट को कहा गया कि ये क्या होगा, ये पहला लक्ष्य होगा, इट्स फर्स्ट एम्बिशन। ठीक है, और उसके बाद कहा गया कि दूसरा जो होगा वो मतलब यह अंतिम लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, और इसी वजह से डोमिनियन स्टेट के डिमांड के वजह से ही कांग्रेस के जो युवा नेता थे, कांग्रेस के जो युवा लोग थे, वो नाराज हो गए नेहरू रिपोर्ट से। खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसमें जो डोमिनियन का मांग था ये तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य ही अब हमारा पहला लक्ष्य है, डोमिनियन स्टेट अब हमें नहीं चाहिए। तो एक तो कांग्रेस के युवा लोग तो खुश नहीं थे इससे, सुभाष चंद्र बोस भी नाराज चल रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू महासभा, ये सारी पार्टियां भी इससे खुश नहीं थी, सिख लोग भी इससे खुश नहीं थे। तो इस वजह से साइमन को यह मौका मिल गया कहने के लिए कि हमें यह कहा जा रहा था कि हम भारत के लिए एक अच्छा कानून या एक अच्छा संविधान बना करके नहीं दे पाएंगे, तो हमने चैलेंज किया कि आप बना करके दे दीजिए। और जब आपको मौका दिया गया तो आप भी ऐसा बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहे जिससे कि आपके सभी लोग खुश हो जाएं। तो इस बात को अंग्रेज बखूबी समझते थे कि भारत इतना डाइवर्सिफाइड देश है, इतना यहां पर विविधता है कि यहां एक बात पर कभी एकमत होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये चैलेंज दिया था, और जो सोच करके उन्होंने दिया था वो सोच उनका पूरा भी हो गया, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और यहां पर जो है सो उनको आसानी से ये कहने का मौका मिल गया कि हमने आपको तो मौका दिया, लेकिन आपने ऐसा कुछ बना के नहीं दिया जिससे कि आपके लोग खुश हो जाए, तो अंततोगत्वा आपको मानना वही होगा जो हम करके दे रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से पॉलिटी में ये बात मैंने आपको बताया था, नेहरू रिपोर्ट वाला बात, कि नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान का पहला प्रारूप था, है ना। अगर पूछा जाए कि संविधान का पहला प्रारूप कब बना था, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना, इसको अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकार नहीं किया, तो ये रिजेक्ट हो गया, फिर इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जब देश स्वतंत्र होने को आया, फिर कैबिनेट मिशन योजना आया, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है सो देश में अलग से संविधान सभा का गठन किया गया, और तमाम तरह की चीजें जो है सो होनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन प्लान का भी यहां पर कोई खास रोल, ये नेहरू रिपोर्ट का भी कोई खास रोल यहां पर रहा नहीं,
जिस ऑब्जेक्टिव के साथ नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, क्या? हाँ, वहां पे पास सर्वदलीय सम्मेलन में इसको पास किया गया था, लेकिन इसके शर्तों को अपने देश की पार्टियां ही नहीं मान रही थी। हाँ, यहां पर जिन्ना नहीं माने थे, है ना, हिंदू महासभा नहीं मान रही थी, सिख समिति नहीं मान रही थी, है ना, यहां पर जो अपने ही लोग थे वो लोग इसको मान नहीं रहे थे। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके वजह से उसको मौका मिल गया कि जब आपके लोग ही इससे खुश नहीं है तो इसको हम मानने का कोई कारण शेष नहीं है। ठीक है, और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर नेहरू रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। बस इतिहास में एक साक्ष्य के तौर पर है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ था, किसने तैयार किया था, कितने लोग इसमें शामिल थे, है ना, किस उद्देश्य से बना था, इन सभी चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया, यहां पर कुछ ना हुआ, तो फिर जिन्ना कुछ अपना काम करना शुरू किए, है ना। फिर जिन्ना ने लाया अपना कुछ फॉर्मूला। तो एक लिखेंगे जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, जिन्ना का 14, हाँ हेडिंग बनाएंगे अलग से, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, है ना, 14 फॉर्मूला प्रोग्राम ऑफ जिन्ना, 14th फॉर्मूला प्रोग्राम ऑफ जिन्ना, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम 1929। ठीक है, 1929, हाँ नेहरू रिपोर्ट ही था। ठीक है, नेक्स्ट, तो जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। अब देखिए जिन्ना का जो फॉर्मूला आया, जिन्ना का फॉर्मूला क्यों आया? तो जिन्ना का फॉर्मूला आया इसके लिए क्योंकि वो खुश नहीं थे नेहरू रिपोर्ट से। तो सोचे कि हम एक अपना अलग फॉर्मूला लेके आते हैं, क्या पता हमारा वाला फॉर्मूला मान जाएगा अंग्रेज, है ना, तो हमारा वाला फॉर्मूला मान जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज जब कांग्रेस का नहीं माना, है ना, तो फिर जिन्ना का क्या ही मानेगा, है ना। तो मानने के लिए तो वो तैयार बैठा हुआ था नहीं। लेकिन इन्होंने एक काम किया, तो उसको बस जान लेना है, थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखना है कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर 28 मार्च 1929 ईस्वी को, 28 मार्च 1929 ईस्वी को, 28 मार्च 1929 ईस्वी को दिल्ली के एक बैठक में, 28 मार्च 1929 ईस्वी को दिल्ली के एक बैठक में 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, जिसे कांग्रेस के जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, क्योंकि जिन्ना के इसमें 14 फॉर्मूला थे, है ना। तो इनका जो ये 14 सूत्री कार्यक्रम था उसमें ये बेसिकली जो मुख्य इनका जो डिमांड था, वो डिमांड क्या था? तो इनका मुख्य डिमांड था मुस्लिमों के लिए तमाम तरह की रियायतें चाहते थे। ठीक है, और इसके साथ जो है, मतलब रियायतों के साथ साथ जो सबसे बड़ा इनका था कि भाई मुस्लिमों को क्या किया जाए, रियायत दिया जाए, और जो आपके ये हैं यानी कि जो कांग्रेस है उसको तमाम तरीके से उसकी आलोचना की जाए, उसकी अवहेलना की जाए, ये इनका टारगेट था।
और इनकी इस डिमांड पर तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। और स्थिति ऐसी थी कि अब ये चाहते थे कि जितने जो मुस्लिम हैं वो इनको अपना नेता के तौर पर मान लें, है ना। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग का भी बंटवारा हो गया, है ना। मुस्लिम लीग का भी बंटवारा हो गया और वहां से निकल के कुछ मुस्लिम लीडर्स जो है वो अपना अलग पार्टी बना लिए, है ना। अब वो अपना पार्टी बना करके आगे बढ़ करके अपना काम करने लगे और जिन्ना को अपना नेतृत्व नेता मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग थी वो भारत के जिन जिन क्षेत्रों में मौजूद थी या मजबूत रहती थी या जहां पर उसको ठीक ठाक स्थिति उसकी रहती थी, वो कौन सा क्षेत्र हुआ करता था भारत का? है? बंगाल कुछ प्रांत था। किसका समर्थन किया था? कौन समर्थन किया साइमन कमीशन का? देखिए यहां तो साइमन का तो विरोध करने के लिए सब किया था। साइमन का तो यहां पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात जिन्ना की कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन्ना उन क्षेत्रों में ज्यादा मजबूत रहते थे जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या कम रहती थी। ये देखिए, जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ठीक ठाक थी, अच्छी स्थिति थी, वहां पर जिन्ना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, वहां कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर लेती थी। इसका रीजन क्या था? यहां देखिए, इसका रीजन यह था कि जहां पर कोई जब संख्या बल में कम रहता है तो वहां उसके साथ सबसे बड़ा इश्यू होता है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का, है ना। तो जहां पे संख्या कम था तो वहां पर तो लोगों को ये समझाना आसान था कि आपका अधिकार खतरा में है, आपको दिक्कत हो सकता है, आपको समस्या हो सकती थी, तो लोग ये सब बात सुन लेते थे, समझते भी थे कि साथ कुछ हो भी सकता है ऐसा। लेकिन जहां पर संख्या ठीक ठाक था वहां पर यह माइंड गेम काम नहीं करता था, कि वहां उनको ये पता था कि अगर कोई समस्या अगर ऐसी आए भी जाएगी तो हम खुद हैंडल कर लेंगे, हम खुद देख लेंगे। कहीं पर भी देखिए कि इस तरह की आइडियोलॉजी या विचार सक्सेसफुल कब होती है? जब पहला तो काम होता है कि लोगों के अंदर में डर पैदा करना, लोगों को दिखाना कि जब तक आप हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे आपका कल्याण नहीं होगा, है ना। यह बात जब सामने वाले को समझा देते तो सामने वाला क्या करता है? अपना पूरा जो डिपेंडेबिलिटी है वो दे देता है कि भाई चलो अब यही हमारा नेता है, ये जो कहेगा उसके हिसाब से हम अपना चलेंगे। तो जनरली इनसिक्योरिटी की पॉलिसी को फैला करके एक प्रकार से पोलराइजेशन का काम किया जाता है। कहीं पर भी अगर वर्तमान में भी आगे देखिए, वर्तमान समय में भी कुछ कहीं पर अगर पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन के पीछे का मेन कारण क्या होता है? मेन थीम यही होता है कि डर पैदा किया जाता है, किसी को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई एक नहीं रहोगे तो तुम्हारा शोषण हो जाएगा, और किसी को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो तुम बिखर रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबके मन में एक बात तो डालने का प्रयास तो किया ही जाता है कि भाई एक ध्रुव के नीचे आ जाओ, एक पोल के नीचे आ जाओ, एक पोल के नीचे आओगे तो सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा कोई शोषण नहीं करेगा, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और इसी प्रकार का थीम, इसी प्रकार का विचार फैला करके शासन करने का काम किया जाता है। तो यह हमारे देश की या हमारे व्यवस्था में या विश्व के किसी भी देश में देखेंगे अगर इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो उसके केंद्र में पहला जो थीम हो रहा है इनसिक्योरिटीज, है ना। असुरक्षा का भावना पैदा कीजिए, लोगों को ये बात समझा दीजिए कि आप सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो आराम से पोलराइज्ड हो जाएंगे, आराम से आपको अपना नेता मान लेंगे और फिर आप ही के हाथ में अपना भविष्य दे देंगे कि भाई चलो अब आप जो करोगे सो होगा। लेकिन जहां पर जिसके पास इनसिक्योरिटी की भावना नहीं हो, एकदम सामान्य मानव मनोविज्ञान का समझ है जी, आपको कोई अपना गुलाम तभी बना सकता है जब तक कि पहले वो आपको अपने मन में डर पैदा करवा दे, आपको ये समझा दे कि आपका कल्याण या आपका किसी प्रकार का समापन उसके हाथ में है। डराना किसको संभव नहीं है? जिसको यह कॉन्फिडेंस है कि हम जो है वो अपने वजह से है, तो हमारा अस्तित्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और हम स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सक्षम है। यह भाव जिसके पास होगा ना वो कभी पोलराइज्ड नहीं होगा। पोलराइज्ड हमेशा वो होता है जो खुद में पहले इनसिक्योर होता है, उसको लगता है कि भाई हमारी अस्तित्व पे कभी भी खतरा मंडरा सकता है। अब इसके तलाश में क्या करता है? वो एक झंडा खोजता है कि कोई झंडा मिल जाए जिसके नीचे मैं खड़ा होकर के खुद को सुरक्षित महसूस करूं।
तो विश्व के इतिहास में या भारत के इतिहास में कहीं भी देखिए, कोई भी पोलराइजेशन हुआ है तो उस पोलराइजेशन के पीछे में जनरल जो थॉट्स काम करता है वो इनसिक्योरिटी का थॉट्स काम करता है। और सामने वाले को फील करा दीजिए कि तुम असुरक्षित हो, तुम्हारा कल्याण मेरे ही साथ है, अचानक वो स्वभावतः आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जब तक उसको मालूम रहेगा ना कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तब तक आप उसको अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार की पॉलिटिक्स उस समय भी हो रही थी। अंग्रेजों ने भी जो डिवाइड एंड रूल का जो काम शुरू किया, तो एक वर्ग को यह समझाने का काम किया कि दूसरा वर्ग के वजह से तुम्हारा अस्तित्व जो है वो खतरे में है। इस वजह से दूसरा वर्ग यह मानने लगा कि नहीं, अंग्रेज हमारे लिए ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जो नेता सामने उभर के आए, उनके प्रति उनका विश्वास जम गया, और उसी का रीजन रहा कि फिर अल्टीमेट तौर पर जो है वो क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि उसके बाद जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम का भी तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और ये वही समय था 1929 जब लाहौर अधिवेशन भी हो रहा था, है ना। लाहौर अधिवेशन होना था, लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित नेहरू ने उधर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कर दिया कि हमको कंप्लीट सेल्फ रूल जो है सो वो चाहिए, है ना। अब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास करके उसमें जो है सो उन्होंने आगे बढ़ गए। फिर 1930 में गांधी जी भी अपना 11 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आए। तो ना तो गांधी के 11 सूत्री कार्यक्रम का कोई वैल्यू किया इरविन, और ना ही जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम का कोई वैल्यू किया। और इस वजह से फिर आगे जाकर के गांधी ने अपना मूवमेंट भी क्रिएट किया था। इसके साथ कुछ अन्य संगठन बने थे जो मुस्लिम लीग से अलग होकर के बने थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।